स्टूडेंट्स, एक बार लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों, अब तक की बातें हमने जो भी की है वो एक तरह से प्रकाश के तरंग रूप से बात करी है हमने, लेकिन तरंग रूप से आपने देखा क्या क्या असफलताएं हमारे सामने आ रही है, क्या क्या हमें ड्रॉबैक्स मिल रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो हमारे को अब आइंस्टीन जो है इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को अच्छे से समझाएंगे, और वो किस हेल्प से समझाएंगे, जो हमने कल पढ़ा था ना, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। वहां से एक टर्म आई थी फोटोन। उस फोटोन की अवधारणा का यूज करते हुए प्रयोग करेंगे कौन? आइंस्टीन। और हमें एक ऐसा समीकरण देंगे जिसे हम प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं, और उसी की हेल्प से हम पूरे प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा पाएंगे। तो बच्चों, आज हम प्रकाश की कणीय प्रकृति को और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे और प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो अब हम लाइट की पार्टिकल नेचर को मानते हुए, यानी हम प्रकाश को कणीय प्रकृति के रूप में मानेंगे और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करेंगे। यानी कि आइंस्टीन ने प्रकाश की कणीय प्रकृति मानते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, और इसे हम क्वांटम प्रकृति भी बोल सकते हैं। यानी उन्होंने क्वांटम प्रकृति मानी थी प्रकाश की। इन्होंने प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन की अवधारणा का प्रयोग किया, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी फोटोन के बारे में। आइंस्टीन के अनुसार एक फोटोन धात्विक पृष्ठ के एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। यानी इनके अकॉर्डिंग एक फोटोन धात्विक सतह के एक ही इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा। जैसे मान लो 100 फोटोन आ रहे हैं, तो 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। इनके अनुसार जब कोई एच न्यू ऊर्जा का फोटोन, आपको पता है एक फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू, एन फोटोनों की हो जाएगी एन एच न्यू। एच न्यू ऊर्जा का फोटोन धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है, तो फोटोन की यह ऊर्जा दो तरीकों से प्रयोग होती है, दो तरीकों से काम में आती है। तो ये उस फोटोन की ऊर्जा है जो प्रकाश जो आपतित हो रहा है ना धात्विक पृष्ठ पर, उसकी ऊर्जा ये है। ये दो पार्ट में काम में आती है। कुछ ऊर्जा तो चली जाती है कार्यफलन में, फाई नॉट के रूप में, और शेष बची जो ऊर्जा है वो चली जाएगी गतिज ऊर्जा के रूप में। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं बच्चों। कैसे? ये देखिए, हमने प्रकाश को फोटोनों के रूप में माना है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में प्रकाश आता है। ऐसे देखो, ये पैकेट से छोटे छोटे, और हर पैकेट की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू होती है। जैसे ही फोटोन यहाँ आपतित हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आएगा। जैसे मान लो एक फोटोन आया और इस इलेक्ट्रॉन के पास आया, उस फोटोन ने अपनी पूरी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? ऊर्जा को अवशोषित किया और यहां से बाहर निकल लिया। हो सकता है एक फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के पास आया, इसको अपनी ऊर्जा दिया, और ये भी यहां से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। लेकिन हो सकता है ये कोलिजन करके फिर बाहर जाए, क्योंकि सरफेस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, इसको निकलने में आसानी होगी। और जो थोड़ा अंदर होता है, धात्विक पृष्ठ के अंदर होता है, उसको अन्य इलेक्ट्रॉनों से क्या करनी पड़ती है? टक्कर। उस टक्कर में क्या होता है? कुछ ऊर्जा का लॉस हो जाता है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा सतह वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी मैक्सिमम। के मैक्सिमम लिखा है ना मैंने। तो ये के मैक्सिमम क्यों लिखा जाता है बच्चों? क्योंकि आइंस्टीन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, तो वो कुछ ऊर्जा तो किस में खर्च कर लेगा? फाई नॉट में, क्योंकि फाई नॉट फिक्स होता है हर मेटल का। तो कुछ ऊर्जा तो उस इलेक्ट्रॉन को यहां से, इसके यानी यहां से इस बंधों को तोड़ने में काम आती है, इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए काम आती है।
जिसे हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो शेष बची ऊर्जा है वो कहाँ चली जाएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। आई क्या बात समझ में? मैं इसको कुछ यूं आपको समझाता हूं, आप किसी वैल्यू से समझो इसको। देखो ये धात्विक पृष्ठ है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज कीजिए आपके पास प्रकाश आया फोटोनों के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, और आपने ऊर्जा दी इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ग्रहण की। ऊर्जा तो सारी अवशोषित करेगा, लेकिन कुछ खर्च हो जाएगी किसमें, कार्यफलन में। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा फाई नॉट के रूप में खर्च हो गई, ऐसी यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री करने में काम आई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधा हुआ है थोड़ा, क्योंकि अन्य इलेक्ट्रॉनों से, अन्य एटम के जो न्यूक्लियस है उनसे भी अट्रैक्टिव फोर्सों से क्या हुआ, ये थोड़ा बंधा हुआ है, तो इसको कुछ एनर्जी देंगे तभी तो फ्री होगा यहाँ से। तो यहाँ से निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए मुझे, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ खर्च हो गई, और शेष बची ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम आएगी। यानी कितनी बच गई, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 10 टोटल थी, 3 यहाँ खर्च हो गई, 7 यहाँ, तो 7 और 3 10 हो गई ना वापस। तो इसका मतलब इस आपतित ऊर्जा का मान वर्क फंक्शन फाई नॉट और गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होता है। यानी मैं लिख सकता हूं 10 बराबर 3 प्लस 7, तो 10 की जगह लिख दो E, 3 की जगह लिख दो फाई नॉट, और 7 की जगह लिख दो के मैक्सिमम। इसे ही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। आई क्या बात समझ में? हाँ, आइंस्टीन ने इलेक्ट्रॉन अंदर क्या कर रहा है, किन इलेक्ट्रॉनों से टक्कर कर रहा है, या अन्य जो कोलिजन्स हो रही है, टक्कर हो रही है, उनकी बात आइंस्टीन ने नहीं की बच्चों। आइंस्टीन ने कहा है जैसे ही फोटोन जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वहां से जैसे ही फ्री होगा तो उसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी वो मैक्सिमम होगी। यानी वहां से जैसे फ्री होगा तो वो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा से क्या होगा, फ्री होगा। लेकिन बाद में वो कोलिजन कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो सकती है, ऐसा आइंस्टीन ने बोला। उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने तो ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से फ्री होगा या यहाँ से होगा तो वो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा लेके जाएगा यहाँ से। अब हो सकता है वो यहाँ लॉस कर जाए अपनी एनर्जी का, तो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ये जो के मैक्सिमम लिखा जाता है ना, ये इसका ध्यान रखिए, ये क्या है, ये विदाउट लॉसेज लिखा गया है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आपको ये चीज जो है यहाँ पर नहीं लिखनी है, ये मैंने ओनली एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताया था बच्चों। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ये डायग्राम आपको नोटबुक में ऐसे कैसे बना देना है। चले आगे, तो ऊर्जा संरक्षण से देखो, इसको पूरा लिख देता हूं मैं, ऊर्जा संरक्षण से। तो ये इक्वेशन तो मैंने आपको बना के बताई थी ना अभी, E इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। तो के मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू होती है एच न्यू, फोटोन की ऊर्जा। फाई नॉट की वैल्यू बताई हुई मेरी, एच न्यू नॉट। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो जब गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है तो वेग भी क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। इसको आप लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस का हो जाएगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। ओके, या आप इसको ऐसा लिख दो 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसे ही हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का व्यंजक लिखिए। तो बच्चे वहां टुकर टुकर देखते रहते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं हर चैप्टर के फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, तभी आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 1 लाइनर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। और तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपना बेस्ट दे पाएंगे। चले आगे, समीकरण 2 आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। हम जानते हैं कि के मैक्सिमम कितना होगा, 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, और इसी को मैंने लिखा था E इंटू वी एस। ठीक है, ये कहां से आया EVS, ये मैंने बताया था
आपको पता भी होगा पोटेंशियल लिखा जाता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये 10th क्लास का फॉर्मूला था। W कितना हो गया, Q इंटू वी। ये वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको आप एनर्जी भी कह सकते हैं। और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और V यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव, EVS आप कह सकते हैं इसको। ऊर्जा ही तो कार्य होता है, तो मैंने गतिज ऊर्जा के बराबर कितना लिखा, EVS। ठीक है, ये आप जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो और अच्छे से बात आपको क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टेट वाला जब चैप्टर आपका आएगा जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, वहां आपको बताएंगे चीजें और अच्छे से। अभी के लिए फॉर्मूले को याद रखें। आगे चलिए, अब देखो समीकरण 2 से आप 1/2 mv मैक्सिमम की स्क्वायर की जगह कितना रख दो, EVS। एच न्यू माइनस फाइव नोट कर दूं, एच न्यू नोट की जगह मैंने फाइव नोट लिख दिया बच्चों। यहां से EVS बराबर आ गया, एक हल्का सा डेरिवेशन है, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ई के हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में ना, ई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एच अपॉन में ई आएगा और फाइव नोट के नीचे भी ई आ जाएगा। ई यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो बच्चों, मैथ्स वाले बच्चे तो समझ जाएंगे, बट मेरे बायो वाले स्टूडेंट को भी समझना होगा। VS को मैं Y से रिप्रेजेंट कर लूं, इस ब्रैकेट क्वांटिटी को मैं M से रिप्रेजेंट कर लूं, न्यू को मैं X से रिप्रेजेंट कर लूं, प्लस और इस वाली क्वांटिटी को मैं C से रिप्रेजेंट कर लूं, तो आप मुझे बताओ ये Y इज इक्वल टू MX प्लस C का ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा। जिसमें M का वैल्यू आप कंपेयर करें तो H अपॉन E है, C की वैल्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन E है, X की जगह न्यू आ रहा है और Y की जगह VS आ रहा है। और आपको इसका ग्राफ भी बनाना आता है, 11th की बेसिक मैथ में आपने सीखा है बनाना। तो कैसे बनेगा, नेगेटिव में इंटरसेप्ट आ रहा है, अंतःखंड कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो अंतःखंड नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। नेगेटिव में अंतःखंड आएगा, ये अंतःखंड हो गया, C की वैल्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। ओके, यहाँ एक वैल्यू आएगी न्यू नोट, यानी इस तरफ फ्रीक्वेंसी है और इस तरफ VS स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि Y से किसको रिप्रेजेंट करना है, VS को, और X से रिप्रेजेंट करना है न्यू को। तो आवर्ती और निरोधी विभव के बीच क्या है, ये ग्राफ है। तो इस लाइन के ऊपर आवर्ती की वैल्यू आएगी, इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन के ऊपर निरोधी विभव की वैल्यू आएगी। इसका मतलब आप देख रहे हो ग्राफ, यहाँ कहीं ग्राफ नहीं आया, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसका इससे पहले की जो आवर्ती थी वो कम थी, ये वाला रीजन देखो आप, ये न्यू नोट से कम आवर्ती है, इस पॉइंट पे हो गई न्यू नोट, और इस पॉइंट के बाद न्यू नोट से ज्यादा। तो आप देखो इस पॉइंट के बाद ही ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब है प्रकाश विद्युत प्रभाव दहली आवर्ती से कम आवर्ती पे होता ही नहीं है, देखो इसके बाद ही होता है। तो ये जो पॉइंट ना, ये दहली आवर्ती का पॉइंट है, ये वो बाउंडेशन है जिससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इसके बाद में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इस ढाल को m बराबर टेन थीटा लिख दो या h अपॉन ई लिख दो, ये तो आपको आता ही है। आप देखो h का वैल्यू कांस्टेंट होता है, e भी कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। h का वैल्यू फिक्स होता है, इसका मतलब ढाल यहाँ पर फिक्स हो गया बच्चों। तो लिखोगे ढाल का मान, ये लिख देना यहाँ पर, ढाल का मान सभी धातुओं के लिए, सभी धातुओं के लिए समान या नियत होता है, समान होता है। ये नोट्स में आपको ऐड कर देना है। ओके, आगे चलते हैं, आइंस्टीन समीकरण की व्याख्या। बात करता हूं मैं आइंस्टीन समीकरण की व्याख्या। तो आइंस्टीन समीकरण सबको याद हो ही जाएगा, कैसे, 10 बराबर 3 प्लस 7, यही था, ऐसे याद रखा करो। एच न्यू नॉट के मैक्सिमम, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो इधर आएगा तो एच, ये बनेगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट और के मैक्सिमम। यहां से आप एच कॉमन ले लो तो न्यू माइनस न्यू नॉट और के मैक्सिमम, ऐसे आपके पास आएगा, ये वैल्यू आ रही है। अब यहां से केस बनाता हूं मैं अलग अलग। यदि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हो, यानी न्यू का वैल्यू बड़ा हो न्यू नॉट का छोटा हो, मान लीजिए इसका वैल्यू है
8, इसका है 5। तो आप देखो 8 में से -5 करोगे तो 3 आएगा प्लस का, यानी ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव बन गया। h वैसे ही पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव। इसका मतलब k मैक्सिमम का वैल्यू कैसा आया, पॉजिटिव। तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तब k मैक्सिमम कैसा होगा, धनात्मक, यानी गतिज ऊर्जा धनात्मक आ रही है। इस स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, तभी गतिज ऊर्जा धनात्मक आ रही है। इससे आइडिया लगाया जा सकता है। यदि न्यू इक्वल टू न्यू नॉट कर दूं मैं, इसका मतलब मान लीजिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, 8 - 8 0, तो ये वाला पूरा पार्ट ही 0 हो गया। तो k मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा परंतु इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा नहीं होगी। यानी इस कंडीशन का मीनिंग ये है, हल्का सा आप समझ लो यहाँ पर, कि जैसे फोटोन आया उसने पूरी की पूरी ऊर्जा फाई नॉट के रूप में दे दी। जैसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा थी और इसका फाई नॉट का वैल्यू, इसका जो वर्क फंक्शन है या कार्य फलन है, उसकी वैल्यू भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मुझे बताओ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो यही खर्च हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन को बाहर, जस्ट बाहर निकालने में। अब उसको गतिज ऊर्जा कौन देगा, कहाँ से आएगी, है ही नहीं ऊर्जा। इसका इलेक्ट्रॉन जस्ट धातु से बाहर आएगा, बस वो मूव नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, इस गतिज ऊर्जा है ही नहीं। तो परंतु इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा नहीं होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव तो हो जाएगा बट अच्छा नहीं होगा ना थोड़ा सा, क्योंकि इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं दी हमने। अगला देखिए, यदि न्यू लेस देन न्यू नॉट कर दोगे तो, यानी कि इसकी वैल्यू मान लीजिए 8 थी और इसकी 10 कर दूं, यानी न्यू लेस देन न्यू नॉट, 8 - 10 करो तो माइनस का 2, तो ये वैल्यू इस बार नेगेटिव हो गई पूरी। तो गतिज ऊर्जा कैसी हो गई, ऋणात्मक। और आपको पता है गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। कभी होती है कि ऋणात्मक, जब ऋणात्मक नहीं होती, जब ऋणात्मक नहीं होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव ही नहीं है। तो इस स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है। अब शॉर्ट में देखो, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट पे पीई का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, होगा। न्यू बराबर न्यू नॉट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा बट गतिज ऊर्जा नहीं होगी इलेक्ट्रॉन के पास। न्यू लेस देन न्यू नॉट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये पूछी जाती है कंडीशन कई बार 1 मार्क्स के अंदर। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ता है। आप देख लो ना खुद, भाई आवर्ती बढ़ा रहे हो, न्यू की वैल्यू बढ़ा रहे हो, फाई नॉट तो फिक्स होता है हर धातु के लिए, तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा का मतलब ही क्या है, ईवीएस। तो अगर न्यू बढ़ रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, यानी निरोधी विभव भी बढ़ेगा। इन दोनों में ग्राफ देखा था ना आपने, एक सरल रेखीय ग्राफ आया था, हमने बनाया भी है पीछे। तो न्यू और वीएस आपका दोनों बढ़ते हैं एक साथ ऐसे, ठीक है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये तो बताया हुआ है कि आवर्ती पर ही उनकी स्पीड डिपेंड करती है, पहले एक्सपेरिमेंट से मैंने बताया था आपको, और यहाँ इक्वेशन से भी देख लो। अगर आवर्ती बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा तो बढ़ेगी ना, क्योंकि सब देखो लीनियरली वेरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इनमें रैखिक संबंध है। फाइन नॉट तो यहाँ कांस्टेंट है, हर धातु का फिक्स होता है, ये तो इसकी तो कहानी खत्म है। तो न्यू गतिज ऊर्जा पे डिपेंड कर रहा है ना, देखो। तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा भैया अगर आप आवर्ती बढ़ाओगे तो। तीव्रता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीव्रता ओनली किसको कंट्रोल करती है, प्रकाश विद्युत धारा को। ये मैंने बता रखा है पहले, हर चीज को आप कनेक्टेड करो, इंटरकनेक्ट करोगे तभी मजा आएगा। आइंस्टीन के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर आप बढ़ाओगे तो उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तत्पश्चात प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। ये मैंने बता रखा है ना आपको पहले भी, कि आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो धात्विक पृष्ठ है, इसके ऊपर मान लीजिए फोटोन आ रहे हैं ऐसे, तो अगर आप तीव्रता बढ़ाओगे तो फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी और बहुत सारे फोटोन आएंगे अगर तीव्रता बढ़ाओगे तो। तीव्रता बढ़ाने से इन फोटोनों की संख्या बढ़ती है, और जितने फोटोन बढ़ेंगे, आपको पता है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, अभिक्रिया, इंटरेक्शन करता है। तो अगर मान लो पहले 50 फोटोन आ रहे थे तो 50 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अभिक्रिया। अगर आवृत्ति और बढ़ा दी, मान लो अब 100 फोटोन आ रहे हैं, तो 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो इस बार पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 100 इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी होगी।
इसका मतलब आइंस्टीन ने यहां से एक कंक्लूजन निकाल दिया और ये कह दिया कि तीव्रता अगर आप बढ़ा लेते हो तो उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा तो बढ़नी ही बढ़नी है। फोटोन के आपतन व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चिमता नहीं होगी। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस कि अगर आपने धात्विक पृष्ठ पे फोटोन डाला है ना, ऐसा नहीं कि आज फोटोन डाला और कल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इतना टाइम नहीं लगता इनमें, बहुत इंस्टेंटेनियस टाइम लगता है, यानी एक क्षणिक समय लगता है, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी 10⁻⁹ सेकेंड। इसका मतलब है इसमें कोई समय पश्चिमता नहीं होती है, ये वर्ड ध्यान रखना। इस प्रकार आइंस्टीन प्रकाश की क्वांटम प्रकृति या कणीय प्रकृति की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में क्या रहे, सफल रहे। आई क्या बात समझ में बच्चों? तो आज का ये टॉपिक बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं इस चैप्टर के, और सबसे मेन टॉपिक यही है इस चैप्टर का। अब हमारा अगला टॉपिक होगा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर मैं आपको इस बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो मैं 1 से 2 लेक्चर इसके क्वेश्चंस के लूंगा आपके, है ना, न्यूमेरिकल्स के, जैसे कि आपकी अच्छी और कंसेप्चुअल पावर, यहाँ पर कंसेप्ट जो है आपके सारे कंक्लूड हो जाएंगे। मैं इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी आपको यहीं बनवा दूंगा। तो इस चैप्टर को अपन अच्छा तैयार कर लेंगे, तो अगले 2 से 3 लेक्चर, या मान लीजिए 2 लेक्चर या फिर 3 लेक्चर और लूंगा मैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू माई ऑल डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।